नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द लुसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमने अब तक कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं मैं आपको बता दूं कि देखो, पार्ट 1 में हमने पढ़ा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ा। ठीक है, और वो हमारे संविधान का भाग 1 में आता है। फिर हमने भाग 2 पढ़ा, यानी पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें हमने आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पढ़ा, सिटीजनशिप के बारे में सब कुछ मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने सिटीजन CAA NRC क्या है उसके बाद मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 है। और इसके इस वीडियो में बात करें तो केवल और केवल हम लोग आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे। हालांकि अभी तक टोटल फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है आपके 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12 से लेकर 13 तक। धीरे धीरे चलेंगे, अभी एक ही साथ सब ढेर सारा नहीं अभी पढ़ेंगे, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से अगर इस तरह से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट हो समझने में। अगर मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक सामाजिक दृष्टिकोण से समझोगे और देखोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको खुद जानना होगा कि इस देश में आपके क्या मूल अधिकार हैं और कौन से आपके अधिकार जो है हनन होते हैं। पुलिस पकड़ता है तो आपके क्या राइट्स हैं। ठीक है, आज भी जो सरकार लॉ लाती है या कोई अमेंडमेंट करती है तो देखोगे सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जाते हैं ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स को लेके ही जाते हैं यार, चाहे वो आर्टिकल 14, 13, 16 कुछ भी हो, ये सब होते हैं। जैसे कि CAA में हो गया, फार्म प्रोटेस्ट में हो गया, तो ये सब जाते रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जानने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है आगे वीडियो बनाने का। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द लुसेंट क्लासेस, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसे क्लिक करके क्लिक पे आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे हमारा ये वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने करेंट अफेयर भी देते हैं, तो उसे भी जाकर देखना। एक बार पसंद आए तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। देखिए, बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स से पहले इसके इतिहास के बारे में। तो ब्रिटेन में क्या हुआ था कि मैग्ना कार्टा लॉ आया था। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था कि 1215 में मोनार्की सिस्टम चलता, मतलब राजाओं का शासन चलता था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पावर होती थी ना वो प्रीस्ट यानी चर्चेज को होती थी, और वहाँ के जो प्रीस्ट हैं उन लोगों की होती थी और राजाओं की होती थी। जैसा वो लोग कहते थे वैसा चलता था। तो यहाँ पे वहाँ पर जो ब्रिटेन में कुछ जो अमीर लोग थे 10% ही, वो लोग यहाँ पे लॉ ले आए मैग्ना कार्टा। और ये जो था आपका 1215 में इसको लाने की कोशिश की गई, बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1265। इसमें जो किंग जॉन थे उनके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ कि आप राजा रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो नागरिक हैं देश के, उनके साथ यहाँ पर एक राइट्स चाहिए, यहाँ पे एक अधिकार चाहिए, ताकि वो आज़ादी से जी सकें। क्योंकि आप जो टैक्स ला रहे हो, जो मतलब बात करें आप टैक्स ले रहे हो लोगों से, काफ़ी ज़्यादा आप ब्रिटोली टैक्स ले रहे हो। क्योंकि उस टाइम आपको पता होगा प्लेग भी फैल गया था। तो यहाँ पे पार्लियामेंट मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम। तो जब इस्टेब्लिश किया गया था वो था आपका 1265 में। यहाँ पे मैग्ना कार्टा लॉ के तहत यहाँ पे पार्लियामेंट ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। और यहाँ पे दो चलता था, एक मोनार्की चलता था, एक पार्लियामेंट चलता था। जो लोग जो थे वो पार्लियामेंट को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। फिर बहुत दिन बाद बात करें तो बहुत कुछ हुआ, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ 1688 में। तो ये सब हुआ ब्रिटेन का। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हो तो ये सब जाना होगा। फिर उसके बाद आपको पता ही होगा कि किस तरह जब अमेरिकन में राइट्स हुआ था, मतलब राइट्स कह रहे हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। बात करें तो 1719 में। तो वहाँ पर बात करें तो बिल ऑफ राइट्स यहाँ पे लोग इस्टेब्लिश किए ताकि उनके सिटीजन्स को यहाँ पे मिले। तो इसी को देखते हुए हमारा संविधान यहाँ पर लिया था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिफाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में। तो ये कुछ था इतिहास। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स के बारे में, कि ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देता है, आपको पूरा अधिकार देता है हमारे देश में जीने का, एक बात रखने का। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम देता है, स्पीच देता है,
जो भी आपके राइट्स हैं उनको कोई भी अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाने का राइट्स देता है संविधान। आपके बात करें तो राइट्स कब चले जाएंगे, तो याद रखना जब आपका कभी भी इमरजेंसी लगता है तो आपका जो राइट्स है चले जाएंगे, लेकिन कुछ राइट्स रहेंगे। जैसे कि आर्टिकल्स 20 और 21 में जो राइट्स दिए हुए हैं, बात करें कि जो इन सब में राइट्स दिए हुए हैं, इसका क्या होता है कि एक्सेप्शन छोड़कर बाकी सारे राइट्स चले जाते हैं। और जो 19 के कुछ लॉ है, बात करें आर्टिकल 19 के जो 6 क्लॉज हैं, रूल है, वो आपका कब जाएगा, जब अगर कोई कंट्री हमारे कंट्री पे वार कर देती है तब ये जाता है। तो कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स 12 क्या है। देखिए बेसिकली ये जो है हमारा आर्टिकल्स 12 डिफ़ाइन करता है राज्यों के बारे में, यानी स्टेट के बारे में ये डिफ़ाइन करता है। और क्या डिफ़ाइन करता है, बोलता है कि जो गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट है हमारे देश का, डैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के। तो अगर यहाँ स्टेट्स की बात हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ पे सब के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ही सब कुछ आ गया है उनके लिए। इसके अलावा बात किया गया कि गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, जो कि राज्य सरकार के अंदर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है वो सब आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, ये बताता है आर्टिकल 12। साथ साथ ये भी बताता है कि जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनिसिपालिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब जो भी ट्रस्ट वगैरह, ये सब किसको डिफाइन करता है, तो एक राज्य को डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल्स 12 टोटली राइट्स केवल और केवल आपको बात करें तो राइट्स देता है आपको, स्टेट को, राज्य को और सेंटर को भी देता है कि वो जो है कैसा भी लॉ लाए तो उनको उस लॉ को पालन कौन करे, तो हमारे नागरिक कर सकते हैं, बशर्ते वो जो लॉ है किसी का मूल अधिकारों का हनन ना करे, बशर्ते ये चीज़ें। अभी कुछ देखे होंगे कि कैसे अगर आप बीच रोड पे अगर घर बना दोगे तो सरकार के पास राइट्स है कि उसको आपको तोड़वा सकती है। जैसे कि आपका हाल में ही अगर कुछ करंट न्यूज़ ले तो जैसे कंगना रनावत का जो घर था बीएमसी वाले ने तोड़ दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो सरकार की ज़मीन में हो गया है, तो इस वजह से उन्होंने तोड़ दिया था। आपको इस बारे में पता होगा। तो ये चीज़ है। एयरपोर्ट जहाँ होता है वहाँ पे बात करें तो जो घरें होती हैं, पब्लिक होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी मनमानी चलेगी कि आप 5 तल्ला 3 तल्ला बना दो। वहाँ भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको थोड़ा 5 तल्ला से कम बनाना पड़ेगा घर। ठीक है, 5 मंजिला बिल्डिंग उतना नहीं बनाना पड़ेगा ताकि एरोप्लेन को क्रैश हो जाएगा। तो ये सब आपको बताया जाता है वहाँ पे कि आपको इतना ही लॉ है। तो ये राज्य सरकार को राइट्स देती है और सेंटर को। तो ये टोटली डिफाइन करती है किसको, तो हमारे स्टेट्स को। ठीक है, सभी स्टेट्स को, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट को, ये सबको डिफाइन करती है। तो ये आर्टिकल 12 कहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 से पहले और 1947 के बाद, यानी आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद, अगर कोई भी ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट्स को हनन, किसी का मूल अधिकारों को हनन करती है, तो वो अपने आप, बात करें तो डिमोलिश हो जाएगी, वो हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी सरकार अगर ऐसा कानून बनाती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हनन करे, मतलब उसको उल्लंघन करे, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको खारिज कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल। इनको कौन पावर देता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है और हाई कोर्ट को आर्टिकल्स 226 ये पावर देता है। दोस्तों आर्टिकल 13 में कानून शब्द का एक व्यापक अर्थ दिया गया है, जिसमें ये 4 जो आप ऑप्शन देख रहे हो ABCD, इन सब को इसमें शामिल किया जा सके, इस वजह से दिया हुआ है। अब क्या शामिल किया जाता है, जैसे कि बात करें तो पार्लियामेंट लॉ है, वो होगा आपका इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, और सॉरी परमानेंट लॉ है वो इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसमें शामिल किया जा सकता है। परमानेंट लॉ है तो वो ऑडियंस के द्वारा इशू करके प्रेसिडेंट और या स्टेट जो है इसको शामिल कर सकते हैं। गवर्नर, बात करें तो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर एंड बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन के द्वारा, जैसे कि राज्यपाल, प्रतियोगित विभाजन,
ठीक है, कि प्रक्रिया में वैधिक उपकरण जैसे कि आदेश, उपनियम, नियम, विधिनियम या अनुसूची तथा कानून के गैर विधायित स्रोत अर्थात कानून का जो बल रखने वाला कस्टम है या उपयोग है, इसको अंदर इसको शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ आर्टिकल्स 13 में मेंशन की हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि क्या केसेस रहा आर्टिकल 13 को लेके फेमस। तो देखो, एक केस है आपका 1973 का केशवानंद भारती केस। इसमें बताया गया है कि जो केशवानंद भारती, आपको पता होगा, केरल के थे और वो एक मठ चलाते थे। केशवानंद भारती जो थे एक मठ चलाते थे, केरल के रहने वाले थे। केरल गवर्नमेंट जो थी वो ज़मीन एक्वायर करी थी, तो इनकी भी ज़मीन एक्वायर की थी। तो ये जो थे चैलेंज कर दिए अपना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट यहाँ बोली कि देखो, अगर आर्टिकल 13 के तहत कोई भी ऐसा कानून हो अगर सरकार बनाती है, तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो चेंज होता है, तो यहाँ पे अपने आप वो जो लॉ है वो नल एंड वाइट कर दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है लॉ बनाए। तो इसमें यही कुछ बताया गया था। बहुत कुछ हुआ इसमें, मैं तो ऐसे ब्रीफली बता रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ हुआ था। बाद में कभी टाइम मिलेगा तो इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करें कि क्या क्या राइट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि बात करें कि राइट टू इक्वलिटी, जो कि आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 में आपको बताता, मेंशन किया हुआ है। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेके 22 में बता आता है। तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आपका आर्टिकल्स 23 से लेकर 24 में आता है। इस सबको आपको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 में मेंशन किया हुआ है। कल्चरल राइट जो कि कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट आपका 29 और 30 में मेंशन किया हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 में किया हुआ है। हालांकि इसे हटा दिया गया है, क्योंकि देखिए जब 44th अमेंडमेंट 1978 हुआ था, इसको क्या किया है, बना दिया गया है एक लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A इन द पार्ट ऑफ 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसके अंदर बना दिया गया है। तो इसे अभी हटा दिया गया है। फिर आर्टिकल 32 में मेंशन किया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। तो ये कुछ था दोस्तों आर्टिकल्स जो कि आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको, ठीक है, एक एक करके इसको समझेंगे। तो आज का वीडियो का था ये इन दोस्तों, आशा करते हैं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आर्टिकल 12 क्या है, 13 क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैं अगर लेक्चर बनाऊं और चाहे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।